Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 10 the philosophy of the constitution. So basically basic philosophy हम पढ़ चुके हैं. इस सेशन में हम क्रिटिसिज्म पे फोकस करेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्रिटिसिज्म है और लिमिटेशंस क्या क्या है. तो देखो, Indian constitution has been the subject of criticism, many criticism, but तीन basic you can say type हैं criticism के. पहला, that is it is unwieldy, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है. इसको हिलाया जाना, इसके स्ट्रक्चर को जो है हिलाना वो डिफ़िकल्ट है. सेकंड इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव. इनका कहना है कि अनरिप्रेजेंटेटिव. थर्ड वन इज़ वेरियस, इट इज़ एलियन टू आर कंडीशंस. तो देखते हैं कैसे. देखो, क्रिटिसिज्म जो कि बोला जा रहा है अनविल्डी, ये बेस्ड है इस अजम्पशंस पे कि जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है ना. यानी कि इनका कहना है कि हमारा जो कंट्री का पूरा सिस्टम है वो एक डॉक्यूमेंट में मिल जाए, है ना. दूसरे देश हैं जैसे कि यूएस वगैरह, दे डू नॉट हैव द कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनका कहना है कि सिर्फ ये एक बुक के बेसिस पे क्यों आप जो है पूरे फिक्स्ड हो. ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स, दूसरे जजमेंट, चीज़ें, स्टेटमेंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी काम आ जाएं आपके लॉज को बनाने के लिए या फिर आपको डिफाइन करने के लिए. सो यही यहाँ पे बात की गई कि कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट क्यों. तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ यही सारे स्टेटमेंट्स, डिसीजंस, प्रैक्टिसेस हमने एक डॉक्यूमेंट में बना दिए हैं. अब ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा हो गया है, तभी बोला जाता है दैट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. सो मैनी कंट्रीज फॉर इंस्टेंस दे डू नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन और सिविल सर्विसेज कमीशन. मतलब ये प्रोविजन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट हमारे इंडिया में हमने सब कुछ को सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है ना. अब सेकंड क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो अनरिप्रेजेंटेटिव है. अब ये अनरिप्रेजेंटेटिव्स कैसे, देखो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे फॉर्म तो हुई नहीं थी, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांट नहीं हुई थी. बहुत से मेंबर्स इसके ऐसे थे जो कि एडवांस सेक्शंस से बिलोंग करते थे, ठीक है. तो क्या इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिप्रेजेंटेटिव शो किया? तो देखो, दो चीज़ों से देख सकते हो उसको. वॉइस एंड ओपिनियन. वॉइस यानी कि रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एंड यानी कि पीपल मस्ट बी रिकोगनाइज्ड इन देयर ओन लैंग्वेज और वॉइस, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द मास्टर्स ऑफ द और द पीपल हु आर एट द बिगर पोजिशन. अगर हम अपने संविधान को इस डायमेंशन से देखते हैं तो ये अनरिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव फ्रेंचाइज थी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी. बट हम इसको दूसरे डायमेंशन से भी इसको तोल सकते हैं, है ना. ऐसा तो था नहीं कि पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेटिवनेस ही नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, है ना. तो रिप्रेजेंटेटिवनेस तो उसमें भी थी, क्योंकि मे बी शायद लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी पर्टिकुलर क्लास के या फिर सेक्शन के लोग हों, लेकिन उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव्स और हर एक सोसाइटी का ओपिनियन लेने की कोशिश तो ज़रूर की गई थी. यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हर एक छोटे टाउन में आपको अंबेडकर जी का क्या मिल जाएगा, स्टैचू मिल जाएगा विद अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज हैंड. सो उससे क्या समझ में आता है, एक सिम्बॉलिक ट्रिब्यूट होता है और एक्सप्रेशन होता है दलित्स के लिए, है ना. और ये हमारे एस्पिरेशंस भी दिखाता है. अब फाइनल एक और क्रिटिसिज्म क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक एलियन डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमने आर्टिकल बाय आर्टिकल दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किए हैं, और ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमारे कल्चरल इथोस को सेटअप नहीं करते हैं, हमारे कल्चरल इथोस पे सूट नहीं करते हैं. हमने देखो फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि हमने देयर आर वेरियस प्रोविजंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने बोरो किए हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है. अब ये जो क्रिटिसिज्म है बड़ा ही चलता है. इवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ बहुत से वॉइसेस थे जो कि ये सोच रहे थे कि यार अगर हम ये चीज़ें दूसरों से कॉपी करेंगे, अगर हम ये ब्रिटिशर्स से कॉपी करेंगे, तो हमारे देश के जो सिचुएशंस हैं वो सारी चीज़ें सूट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. आपको ये क्रिटिसिज्म हर एक स्पेयर में देखने मिलेगा. इफ़ यू विल स्टडी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको हर एक स्पेयर में ये क्रिटिसिज्म तो देखने मिलेगा कि वेस्टर्न मॉडल्स को अडॉप्ट कितने एक्सटेंड तक करना था. बट इसका आंसर यही दिया जाता है कि हमारा जो संविधान है वो मॉडर्न भी है और वेस्टर्न भी है, और इस केस में इनोवेटिव है. क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने दूसरों की गलतियों से सीखा. दूसरों के जो ऑलरेडी 18th-16th सेंचुरी में गलतियां कर चुके थे, उन्होंने अपने संविधान बनाए, प्रैक्टिस किए, चीज़ें चली नहीं चली, उन सारी चीज़ों को रीड आउट किया, रिसर्च किया और फिर जाके हमारे देश में इम्प्लाई किया.
तो एकदम एंटायरली एलियन नहीं है, हमने देखा कि हमारे यहाँ देश में क्या चीज़ें सूट कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं. सो मैनी इंडियंस दे हैव नॉट ओनली अडॉप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग बट दे हैव मेड दिस देयर ओन. एंड एक्चुअली और कुछ लोगों के लिए तो ये एक वेस्टर्नाइजेशन ऐसा बन गया कि दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इल थिंग्स विच आर देयर इन देयर ओन ट्रेडिशन. सो राजा राम मोहन राय ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, and it is continued to this day by Dalits. And indeed, as early as 1841, it was noticed that Dalit people of the northern India, they were not afraid to use newly introduced legal systems and bring the suits against their landlords, क्योंकि इनके जो social evils थे वो दूर हो रहे थे, इनकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो रही थी. तो एक ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है मॉडर्न लॉज का, वो इफेक्टिवली अडॉप्ट किया गया लोगों के द्वारा. और क्योंकि इनको जो उनके क्वेश्चंस थे ऑन द डिग्निटी, ऑन द जस्टिस, ये सारे सॉल्व हो रहे थे. सो इन अ वे इट केम एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन समथिंग कमिंग और इम्पोज कर देना जिसको बोलते हैं. देखो ब्रिटिशर्स इतने साल से रह रहे थे, तो उनके जो कुछ मॉडल्स है वो हमने अडॉप्ट किए, और वेस्टर्न मॉडर्निटी ने हमारे जो लोकल कल्चर सिस्टम्स है उसके साथ इंटरेक्ट करने शुरू किया, जैसे कि हाइब्रिड कल्चर बिगिन हो गया. और देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ अडॉप्शंस, है ना. और बहुत सी चीज़ें जो हम पैरेलली और इंडिजिनियस ट्रेडिशंस में साथ में चला रहे थे, जो कि आपको पैरेलली मिल जाएंगी वेस्टर्न सिस्टम में और इंडिजिनस सिस्टम में. तो एक नया फिनोमेना स्टार्ट हुआ कि हम कैसे अडॉप्ट करें वेस्टर्न कल्चर्स को, और इंडिजिनस सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हो, यहाँ के सोशल एवल्स कैसे जो हैं वो कम हो. सो दस when we were drafting our constitutions, efforts ऐसे किए गए कि वेस्टर्न कल्चर्स को इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ अमलगमेट किया जाए. और इसमें सिलेक्टिव अडॉप्शन भी था, बोरोइंग नहीं थी. हमने अडॉप्ट किया नोइंग दैट व्हाट इज़ द देयर इन द कल्चर. देखिए किसी भी चीज़ को अडॉप्शन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा एनवायरनमेंट कैसा है ना. एनवायरनमेंट और यू कैन से इकोलॉजी, यानी कि एक ये सिस्टम है, एक सोसाइटी है, यहाँ पे किस तरह के ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कल्चर्स हैं और कैसे ट्रेडिशंस हैं. इसके बेसिस पे अगर आप कोई एक नया लॉ दूसरे देश से लेकर आ रहे हो, सपोज यूएसए, तो वो आप देखोगे कि इस कल्चर में इस सोसाइटी के लोग ये चीज़ को कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं. सो इट वाज मेड मोर ऑफ अडॉप्टेशन रादर देन बोरोइंग. ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये सेट ऑफ रूल्स है वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लिया, नहीं, हमने यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर यहाँ पे अडॉप्ट किए. सो अब देखते हैं, क्रिटिसिजम्स तो देख लिए और उनके हमने काउंटर सोल्यूशंस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देख लिए. अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस. सो ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल आइडिया है नेशनल यूनिटी, और इट हैज़ एंड दिस अपीयर्स टू हैव ग्लॉस्ड ओवर सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली ऑल्सो. और तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हैं, डीपीएसपी का. तो ये क्लियर नहीं है अभी तक कि डीपीएसपी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो सेंट्रलाइज आइडिया है हमारा जेंडर जस्टिस एंड ऑल, ये सारे इश्यूज हमने डीपीएसपी पे क्यों रखे और हमने बेसिक फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं रखे इन सारी चीज़ों को. ऑल्दो ये जो लिमिटेशंस हैं दे आर नॉट सीरियस इनफ टू जेपर्डाइज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, बट दीज आर द बेसिक लूप होल्स. ओके, so guys, this is all about the limitations and the criticism of the Constitution of India. I hope you understood this chapter, or by this we have finished the complete book of NCERT class 11th. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, and this is it for this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel, and also you can download the Sprint UPSC app to practice more books and topic and chapter wise. Remember, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice them thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.